नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। इस कार्यक्रम में हम हर रोज आपके लिए कोई ना कोई अलग विषय लेकर आते हैं जो कि कृषि जगत से जुड़े हुए होते हैं, जिस पर हम विशेषज्ञ मेहमानों से विस्तार से चर्चा करते हैं। साथ ही ये एक फोन इन कार्यक्रम है, ऐसे में आप भी अपने सवालों के साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं और हमारे विशेषज्ञ मेहमानों से राय ले सकते हैं। आइए इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको आज के विषय के बारे में बता दें। हेलो किसान कार्यक्रम में आज के विषय है मोटे अनाज का खाद्य प्रसंस्करण और लाभकारी कीटों की महत्ता। तो इन दो महत्वपूर्ण विषयों पर आज इस कार्यक्रम में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इस दौरान आप भी इस विषय से जुड़े हुए सवाल अगर पूछना चाहते हैं तो हमारे इन टोल फ्री नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं 1800-113060 और 1800-113061। ये टोल फ्री नंबर है, मुफ्त में आप कॉल कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि बातचीत के दौरान टीवी की आवाज बंद रखें और सीधे सीधे फोन लाइन के जरिए बातचीत करें। आइए अब आगे बढ़ते हैं और हमारे विशेषज्ञ मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ऋतु सिंह, जो कि वैज्ञानिक है कृषि विज्ञान केंद्र उज्जवा नई दिल्ली में। आपका बहुत बहुत स्वागत। इसके अलावा हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ी हुई हैं डॉक्टर पूनम श्रीवास्तव, जो कि वरिष्ठ फल कीट वैज्ञानिक है गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड से। डॉक्टर श्रीवास्तव, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। आइए अब कार्यक्रम हेलो किसान में आगे बढ़ते हैं और चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो डॉक्टर ऋतु सिंह, सबसे पहले मैं आपसे मोटे अनाजों के बारे में जानना चाहूंगी। अक्सर हम इस समय सुन रहे हैं और काफी जोर दिया जा रहा है मोटे अनाजों को लेकर, तो क्या अहमियत है इनकी, हमारे आहार का हिस्सा ये बने, ये क्यों जरूरी है? देखिए, अगर हम बात करें आज से मतलब 30 साल पहले की, तो हमारे देश में जो खेती होती थी मोटे अनाज की खेती होती थी। मोटे अनाज में बताना चाहूंगी क्या क्या हमारे हैं। मक्का है, आपका जौ है, रागी ज्वार है, बाजरा है, रागी है, कोदो है, और भी छोटे अनाज हैं जो इनकी इस श्रेणी में आते हैं। बिल्कुल। तो इन्हीं की खेती हमारे यहाँ पे होती थी। पर 60 के दशक के बाद क्या हुआ कि हम जैसे चावल और गेहूं की खेती करने लगे और इनको हम भूल गए एक तरीके से। तो अब इसका दोबारा से चलन, क्योंकि इसकी वैश्विक मांग इतनी ज्यादा हो रही है कि मोटे अनाज का हमें अपने भोजन में शामिल करना चाहिए, क्योंकि ये पोषणता की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए अब इन पे इतना ध्यान दिया जा रहा है कि मोटे अनाजों को भी अपने हम भोजन में शामिल करें, गेहूं चावल के साथ साथ। हमें ये नहीं है कि एक ले लिया तो दूसरे को हटा दिया, हमें इन सबको सम्मिलित करके चलना है। तो हम एक अपना कहते हैं ना, जो बात करते हैं कि अगर हमें, क्योंकि विविधीकरण ही एक तरीके का ये है, और विविधीकरण से ही आपकी जो दुगनी आय की जो हमारा सपना है वो भी पूरा हो सकता है। तो इसलिए इसकी महत्वता और बढ़ जाती है, मोटे अनाज का हमारे भोजन में और हमारी खेती में इस्तेमाल होना। बिल्कुल, तो काफी महत्ता है मोटे अनाजों की, और इसके प्रसंस्करण से किसान किस तरह से दोहरा लाभ ले सकते हैं, इसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर। पोषक तत्वों से भरपूर मोटे अनाज न सिर्फ आपकी सेहत को दुरुस्त करते हैं, बल्कि किसानों की आमदनी को दोगुना करने में भी मददगार साबित होते हैं। हमारे यहाँ मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में मोटे अनाजों की खेती की जाती है। इनके अलावा ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भी मोटे अनाज उगाए जाते हैं। सरकार मोटे अनाजों की खेती और इसके प्रसंस्करण को बढ़ावा दे रही है। मोटे अनाजों में बाजरा, ज्वार, रागी, कांगनी, कोदो, कुटकी, चीना, सांवा, ब्राउन टॉप मिलेट, टेफ्र मिलेट और फोनियो मिलेट आते हैं। लोगों के खान पान की आदतों में आए बदलाव और स्वास्थ्य कारणों से मोटे अनाजों से बनाए जा रहे खाद्य उत्पादों की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में मोटे अनाजों का प्रसंस्करण कर कई तरह के उत्पाद बनाए जा सकते हैं। जौ, बाजरा और रागी से बिस्किट, चिप्स और नमकीन बना सकते हैं। मोटे अनाज से छोटे बच्चों के लिए भी भोजन बनाया जा सकता है। मोटे अनाज में मूल्य संवर्धन करके इनसे रोटियां भी बनाई जा सकती हैं और इन रोटियों को करीब 6 महीने तक इस्तेमाल किया जा सकता है। ज्वार से चॉकलेट, मफिन्स, पानी पूरी, बर्फी और समोसा बना सकते हैं, तो बाजरे से मुठिया, लड्डू और रागी से बालूशाही और पकौड़ी बनाई जा सकती है। इस तरह मोटे अनाज का प्रसंस्करण करके आप कई तरह के उत्पाद बनाकर अपनी आमदनी में इजाफा कर सकते हैं।
जी हाँ, तो ये रिपोर्ट आपने देखी। आइए अब आगे बढ़ते हैं, बातचीत को आगे बढ़ाते हुए अगले मेहमान का रुख करते हैं। डॉक्टर श्रीवास्तव, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आज हम लाभकारी कीटों की बात करने जा रहे हैं, तो ये कौन से लाभकारी कीट हैं, इनके बारे में बताएं, क्योंकि कीट का जिक्र आते ही किसानों को एक दहशत सी हो जाती है, क्योंकि फसलों को काफी नुकसान होता है कीटों से। लेकिन कुछ कीट लाभकारी भी होते हैं, तो वो कौन से कीट होते हैं, बताएं। जी बिल्कुल, हमेशा ये सोचते हैं कि किसान की अगर खेती बाड़ी करनी है तो हमेशा एक हानिकारक कीटों की बात करते हैं जी। लेकिन दूसरी बात ये है कि अगर हम हमेशा खेती बाड़ी में कीड़ों की समस्या की बात करते हैं तो कीड़ा एक इकोसिस्टम है, एक पर्यावरण है। जैसे हर जगह पे हर तरह के प्राणी होते हैं, हर पेड़ पर कई तरह के जीव रहते हैं, उसी तरह से हर इकोसिस्टम में, हर खेत में हर तरह के कीड़े रहते हैं। उनमें कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जो कि परभक्षी कीट होते हैं, कुछ ऐसे कीट होते हैं जो कि परागण क्रिया में बहुत मददगार होते हैं। अगर हम उन सभी कीटों को हटा देंगे तो क्या होगा कि जिनको हम हानिकारक कीट समझ रहे हैं वो मर जाएंगे, तो उनकी अनुपस्थिति में जो हमारे उपयोगी कीट है वो भी मर जाएंगे और हमारी जो आमदनी है उस पर असर पड़ेगा, क्योंकि हम लगातार जहर वाले जो पेस्टिसाइड है वो डालते जा रहे हैं, जहर बढ़ा रहे हैं, यानी आमदनी की दुगना करने की बात करें। लेकिन अगर हमारे खर्चे बढ़ते रहेंगे क्योंकि पेस्टिसाइड बहुत महंगे आते हैं, और दूसरा हमारा जो पर्यावरण है वो भी दूषित होता जाएगा, और जो भी प्रोड्यूस हम पैदा कर रहे हैं वो भी हमें खाने में जहरीला होगा, यानी कि हम मानव शरीर के स्वास्थ्य के प्रति भी लापरवाही बरत रहे हैं। और दूसरा, जब हम बात करते हैं कि हमें आमदनी दुगनी करनी है, दुगनी कैसे करेंगे, तो हमारे पास बहुत सारे लाभकारी कीट हैं। जैसे अभी आप बता रहे थे कि खेती करनी चाहिए, मंडुए की और जितने भी हमारे फॉर्मुलेट्स है ना जी। अभी हम खेती के साथ में मधुमक्खी पालन करते हैं तो हमारे साथ एक साथ दो इनकम के जरिए होंगे। और दूसरा, अगर हम रेशम कीट पालन करते हैं तो हम रेशम उद्योग आगे बढ़ा सकते हैं जी। परागण कीटों की हम जो बात करें, अगर फूलों वाली कोई भी फसल है, चाहे वो सरसों है यानी कि तिलहन है, दालें हैं, फल हैं, सब्जी है, अगर परागणकर्ता कीट वहां भ्रमण नहीं करेंगे तो फूलों में क्रिया नहीं होगी और परागण क्रिया नहीं होगी, उसकी अनुपस्थिति में कोई भी फल पैदा नहीं होगा, तो समझिए डायरेक्ट लॉस है। जी बिल्कुल, डॉक्टर श्रीवास्तव आपने बहुत अच्छी बात कही है कि जो कीट है वो हानिकारक ही नहीं होते हैं, बल्कि कई कीट लाभकारी भी होते हैं। ये उत्पादकता के लिए भी अहम है और इसके साथ ही किसानों की आमदनी को भी बढ़ा सकते हैं। तो इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर। कीटों का नाम सुनकर अक्सर हमारे दिमाग में फसलों के नुकसान की बात ही आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। सभी कीट फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले नहीं होते। कुछ कीट फसलों के दोस्त भी होते हैं, जिन्हें मित्र कीट कहा जा सकता है, और खेती में इनका अपना एक अलग महत्व होता है। बता दें कि विश्व की लगभग 90% जंगली फूलों वाली पौधों की प्रजातियां परागण के लिए कीट पतंगों और जानवरों पर निर्भर करती हैं। विश्व की करीब 75% से ज्यादा खाद्य फसलों और वैश्विक कृषि भूमि का 35% परागण इनसे जुड़ा हुआ है। इस तरह से ये कीट पतंगे जैव विविधता में अहम भूमिका निभा रहे हैं। मधुमक्खी की बात करें तो मधुमक्खियों का परागण फसल उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण कारक होता है। मधुमक्खियां काफी फसलों में परागकण के रूप में काम करती हैं, जिससे बीज उत्पादन में वृद्धि होती है। बीज बड़े हो जाते हैं। बीजों के कारण बीजों की सुगंध, फलों में सुगंध और पोषक तत्व, विभिन्न फसल के पौधों में वृद्धि, हरे चारे का उत्पादन, फूलों में नॉक्टर्स और तेल बीज फसलों में तेल की मात्रा बढ़ जाती है। करीब 80% फसलें क्रॉस परागण पर निर्भर हैं, जिनमें अन्य कीटों के साथ साथ मधुमक्खियों का योगदान सबसे ज्यादा रहता है। बता दें कि चेरी, बादाम, अंगूर, लीची, मूली, खीरा, प्याज, सरसों और कपास फसलों का उत्पादन केवल मधुमक्खी परागण के कारण 50% से ज्यादा बढ़ जाता है। मधुमक्खियों के अलावा पतंगे भी फूलों के बीच पराग को ढोने का काम करते हैं। अन्य कीट परागणकों में ओवलेट मॉथ, अंडरविंग मॉथ और जियोमीटर मॉथ शामिल हैं। हाँ, तो ये रिपोर्ट आपने देखी। आइए एक बार फिर से डॉक्टर श्रीवास्तव का रुख करते हैं और इन मित्र कीटों के बारे में जानते हैं। डॉक्टर पूनम श्रीवास्तव, हमें मित्र कीटों के बारे में और भी जानकारी दें कि कौन कौन से होते हैं ये मित्र कीट और किस तरह से इनके लिए एक अनुकूल वातावरण बनाया जा सकता है।
देखिए, मित्र कीटों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जरूरी ये बात है कि हम पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कम करें। जी। हम हमेशा खेती-बाड़ी की उपज को बढ़ाने की बात करते हैं, बहुत सारे फर्टिलाइजर, बहुत सारे पेस्टिसाइड हानिकारक कीटों के लिए करते हैं, पर उन हानिकारक कीटों के साथ-साथ हमारे जितने भी पर्वत हैं, वो भी मर जाते हैं। अगर पर्वत से कीट खत्म हो जाएंगे तो फिर कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि हमें जहर डालना ही पड़ेगा। तो हमें जब भी हम किसी भी फूलों वाली कोई भी फसल या सब्जी उगा रहे हैं और वो फूलों की अवस्था में है, तो कोई भी कीटनाशी को नहीं डालना चाहिए। जी। दूसरा, बॉर्डर लाइन जितनी भी होती है वहां पर जो घास होती है वो मित्र कीटों को बढ़ावा देती है। तो अगर हम कहें संरक्षण हमें करना चाहिए तो हमें उन कीटों का संरक्षण आसानी से कर सकते हैं। जी। साथ ही में बहुत से लोग मधुमक्खी पालते हैं, तो अगर मान लीजिए आपकी सरसों लगी, जैसे अभी आने वाले टाइम में सरसों का सीजन आने वाला है, जो अर्ली वैरायटीज है उत्तरा, वो अभी शुरू हो जाएंगी, अक्टूबर में आना शुरू हो जाएंगी। तो जहां भी ये खेती बाड़ी और मधुमक्खी के बक्से रखे हैं तो किसानों को इनको बढ़ावा देना चाहिए जी, ताकि उनकी पैदावार बढ़े। आपको आश्चर्य होगा कि अगर हम परागणकर्ता कीटों को अपने खेतों में आने देंगे या हमारे खेत के 3 किलोमीटर के दायरे में कोई भी परागणकर्ता कीट है तो उससे उपज 2 से 4 गुना बढ़ सकती है। बिल्कुल। तो ये महत्व है परागणकर्ता कीटों की। इसके बारे में और भी विस्तार से जानेंगे आपसे आगे डॉक्टर श्रीवास्तव। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल पहले ले लेते हैं। इस वक्त उत्तर प्रदेश से वीरेंद्र जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो हेलो वीरेंद्र जी, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी हाँ, नमस्ते। जी नमस्कार। नमस्ते मैम। जी वीरेंद्र जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। हाँ जी, मैम से मेरा सवाल था कि जो खाद प्रसंस्करण के लिए छोटी या बड़ी इकाई लगाने के लिए किसानों को क्या सरकार के द्वारा कोई अनुदान प्राप्त हो सकता है? जी बिल्कुल, आइए जानते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। जी डॉक्टर रितु। जी बहुत, क्योंकि कोई भी काम करने के लिए पूंजी की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। जी। तो इसमें हाँ सरकार की तरफ से अनुदान की है। आपका जैसे हमारा खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ही बनाया हुआ है, उनकी तरफ से अनुदान आपको मिल सकता है। पर आपका अनुदान का आपका राशि देखनी है कि अगर आप एक छोटी इकाई लगाना चाहते हैं तो उसके लिए भी अनुदान की अलग सुविधा है। जैसे खादी ग्राम उद्योग है, वहां से आपको छोटी इकाई के लिए मिल सकता है। बड़े उद्योग के लिए जाते हैं तो हमें खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के उद्योग से ये जो है मदद मिल सकती है। और यही नहीं, आपके नजदीकी जो भी बैंक हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, वहां पे भी आपकी कई योजनाएं हैं बैंक की। आपको 50,000 रुपए से लेके 10 लाख तक का वो लोग ऋण देते हैं, और कम मतलब ब्याज दरों पे, खासकर किसानों के लिए, हमारी किसान महिलाओं के लिए, ताकि वो अपना कोई काम शुरू कर सकें। तो आप किसी भी योजना से ये जो आपने ऋण लेना है, इकाई शुरू करनी है, तो आप लाभ उठा सकते हैं। बिल्कुल। और इस योजना का लाभ उठाने के लिए प्रक्रिया क्या है डॉक्टर रितु? ये सबका थोड़ा सा अलग अलग है। जैसे मंत्रालय की बात करें तो आपको वहां पे जो भी आप काम एक शुरू कर रहे हैं उस पे आपने काम शुरू करना, एक तो वो भी एक मंत्रालय ने किया है कि एक जिला एक उत्पाद। जी बिल्कुल। तो उस योजना के तहत भी आप कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। तो उसमें आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, मतलब पंजीकृत करना पड़ेगा उस वेबसाइट पे, और फिर वहां पे आप उनको एक प्रोजेक्ट बना के देना होगा, और फिर आपको जो भी जरूरत होगी उसके हिसाब से आपका इंटरव्यू लिया जाएगा और आपको अनुदान मिल जाएगा। ऐसे ही बैंक में, अगर आपके पास में बैंक है तो आप बैंक में भी जाके भी अपना आपको कार्य रूप तो देना पड़ेगा कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या क्या उसमें मशीनों की आवश्यकता पड़ेगी और मशीनों से आप क्या क्या फायदा ले सकते हैं। तो ये आपको उनका कार्य रूप एक देना पड़ेगा ताकि वो उसके हिसाब से आपको ऋण दे सके। बिल्कुल। डॉक्टर रितु, इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, उनका सवाल यहाँ पर ले लेते हैं, फिर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। केसी चौधरी जी राजस्थान से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो केसी चौधरी जी, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? हेलो, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, लग रहा है हमारा संपर्क टूट गया है। आगे बढ़ते हैं हेलो किसान कार्यक्रम में, और बातचीत को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर पूनम श्रीवास्तव, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मधुमक्खी का आपने जिक्र किया कि ये बेहद फायदेमंद है किसानों के लिए। जानना चाहेंगे कि मधुमक्खी पालन से किसानों को किस किस तरह के लाभ है, और अगर कोई किसान इसकी शुरुआत करना चाहते हैं तो उन्हें आप क्या सुझाव देना चाहेंगी? डॉक्टर श्रीवास्तव, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको?
चलिए, लगता है हमारा संपर्क टूट गया है और यहाँ पर खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। और डॉक्टर ऋतु, आपने बताया जैसे मोटे अनाज जो है वो बहुत ज्यादा पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, पौष्टिक होते हैं। ऐसे में जबकि हम इस देश में कुपोषण की समस्या से भी जूझ रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि कुपोषण से जंग में ये एक अहम हथियार की जो भूमिका है वो निभा सकता है? बिल्कुल निभा सकते हैं। कभी अगर पिछले साल 2021 के अगर आंकड़ों की बात करें कुपोषण की, तो लगभग हमारे देश में 33 लाख बच्चे जो हैं कुपोषण से ग्रसित हैं। और इसका जैसे जस्ट हाफ, आधे बच्चे मतलब गंभीर रूप से कुपोषण से ग्रसित हैं। तो एक ये बहुत बड़ी ढाल का काम आपका कर रहा है मोटे अनाज, क्योंकि इनमें ऐसे कई पौष्टिक तत्व हैं जो कि हमारे और अनाज में नहीं मिलते। जैसे अगर हम बात करें खनिज की, तो खनिज आपका कैल्शियम की, जो कि हड्डियों के लिए, बच्चों के बढ़वाने में बहुत आवश्यक होता है, गर्भवती महिला को आवश्यक होता है, क्योंकि उसको अपने लिए और अपने बच्चे के लिए देना होता है। अगर वो उसको नहीं मिलता है भोजन से, तो वो उसको खुद कमजोर होगी, आगे जो उसका आने वाला बच्चा होगा वो कमजोर होगा। तो ऐसे हमारे मोटे अनाज, जैसे आपका रागी है, रागी कैल्शियम से भरपूर है। मतलब 100 ग्राम रागी में आपका 344 मिलीग्राम कैल्शियम पाया जाता है। तो अगर इसका इस्तेमाल हमारे भोजन में, महिलाओं के भोजन में, बच्चों के भोजन में कर दिया जाए, तो ये समस्या हमारी कम हो जाएगी। ऐसे ही हमारा एक खनिज है आयरन, यानी कि लौह तत्व, जिसकी, और लौह तत्व से अनीमिया होता है। और ये हमारी आज भी अगर हम बात करें 15 से 45 वर्ष की जो महिलाएं हैं, 70% महिलाएं अनीमिया से ग्रसित हैं। तो इसको दूर करने के लिए हमारे मोटे अनाज, और ये जो आपका लौह तत्व है, आपका ज्वार, बाजरा, जौ, मक्का, इन सब में बहुत अच्छे से पाया जाता है। ज्वार और बाजरा, इनमें तो बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो अगर इनका इस्तेमाल होगा तो ये जो कुपोषण की समस्या है, ये हमारी काफी हद तक इसे निजात पा सकते हैं। बस जरूरत है इनको अपने भोजन में, हमें अपने भोजन में शामिल करने की। जी बिल्कुल। और धारणा ये है कि जो मोटे अनाज है स्वाद में शायद आपको इतने अच्छे ना लगे, तो ऐसे में खाद्य प्रसंस्करण की भूमिका और बढ़ जाती है, क्योंकि इससे जो उत्पाद है वो और ज्यादा स्वादिष्ट बन जाते हैं। तो कैसे बनते हैं, किस किस तरह के उत्पाद है, इसके बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे। साथ ही आज हेलो किसान कार्यक्रम में हम लाभकारी कीटों के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं। ये तमाम चर्चा जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। आज इस कार्यक्रम में हम मोटे अनाजों के खाद्य प्रसंस्करण और लाभकारी कीटों के महत्ता के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अगर आप इन विषयों के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो इस कार्यक्रम के दौरान आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और हमारे विशेषज्ञ मेहमानों से जानकारी ले सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, उनका सवाल यहाँ पर शामिल करते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। कृपया अपना नाम बताएं। हेलो, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? बल्लू कुमार जी जालौन उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बल्लू जी स्वागत है आपका। क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो बल्लू जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो,
चलिए, लग रहा है हमारा संपर्क टूट गया है और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। बातचीत को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर पूनम श्रीवास्तव, मैं आपका रुख करना चाहूंगी और जानना चाहूंगी आपसे मधुमक्खी पालन के बारे में, किस तरह से ये किसानों के लिए लाभकारी है और जो किसान इससे जुड़ना चाहते हैं उन्हें आप क्या कहना चाहेंगी? डॉक्टर श्रीवास्तव के साथ जुड़ पड़े, मैं क्या मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मधुमक्खी पालन के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, बताएं। मधुमक्खी पालन का सबसे छोटा सा प्रशिक्षण लेना होगा, जो आप किसी भी निकटवर्ती विश्वविद्यालय या खादी ग्राम उद्योग से संपर्क कर सकते हैं जी। या कहीं ब्लॉक ऑफिसर हो तो वहां से भी आप बात कर सकते हैं। और सबसे पहले प्रशिक्षण लेंगे, देखना है कि कहाँ पर आप मधुमक्खी पालन करना है। अगर आप पहाड़ी इलाके में करना चाहते हैं तो आपको भारतीय मधुमक्खी के साथ जाना होगा, और अगर आप मैदानी इलाकों में करना चाहते हैं तो आपको जो है इटालियन मधुमक्खी यानी एपिस मेलिफेरा मधुमक्खियों को पालना होगा जी। तो आप करें, और जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जहां भी आप पालना चाहते हैं उसके 3 किलोमीटर के दायरे में फूलों वाली कोई भी फसल होनी चाहिए। वो जंगल में उपस्थित फूल भी हो सकते हैं, सब्जियां भी हो सकती हैं, दालों वाली फसलें भी हो सकती हैं, या फल की फसलें हो सकती हैं। तो इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो आप मधुमक्खी पालन आराम से कर सकते हैं। बिल्कुल, और इसकी जो है वो महत्ता काफी ज्यादा है, आपकी आमदनी भी इससे बढ़ती है, और जैसा कि हमें बताया डॉक्टर श्रीवास्तव ने कि उत्पादकता में भी इजाफा होता है। यहाँ पे डॉक्टर ऋतु सिंह, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो मोटे अनाज की खेती है, पहले तो हमें ये बताएं कि इसे मोटा अनाज क्यों कहा जाता है, इसकी क्या कोई खास वजह है और किसानों के लिए किस तरह से फायदेमंद है ये? मोटा अनाज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी खेती में हमें ज्यादा मेहनत या मशक्कत नहीं करनी पड़ती। अच्छा, ये आपके बड़े कहेंगे कठोर फसलें हैं, आपके विषम परिस्थितियों में भी उग जाते हैं, यानी कि इनको पानी की आवश्यकता कम होती है, यानी जहाँ सूखा है, हाथ में लेना पड़ेगा, टेबल पे जहाँ सूखा आपका क्षेत्र होता है वहां पे आप इसकी खेती कर सकते हैं। तो इसीलिए इनको मोटा अनाज कहा जाता है, मतलब रफ एंड टफ जी। तो यानी कि कम पानी वाली जो जगह है, जो असंचित क्षेत्र है, वहां पर भी इसकी खेती की जा सकती है। वर्षा आधारित जहाँ पे वर्षा निर्भर रहते हैं वहां पे भी कर सकते हैं। तो जलवायु के हमारे उस पे आधार पे मतलब बहुत अच्छे, जो हम बात करते हैं अपने क्लाइमेट रेजिलेंट की, तो उसमें ये बहुत फिट बैठते हैं, मतलब हमारे लिए कहेंगे कि सुटेबल है, तो इसलिए इनको मोटा अनाज कहा जाता है जी। और जैसे बात करें कि किसानों के लिए कैसे फायदेमंद हो सकता है, जैसे किसान भाई बात करें आपके गेहूं और चावल की, इनकी पैदावार में हमें 120 से 150 दिन लग जाते हैं, जबकि आप मोटे अनाज की आप खेती करते हैं तो ये 70 से 100 दिन में तैयार हो जाता है। अच्छा, तो और साथ ही साथ जैसे आपने गेहूं अनाज से सिर्फ फसल को लेके बेचा, पर आपने मोटे अनाज में आपको एक तो खाद्य के रूप में आप जो मिल रहा है आपको उपज खाद्य में ले सकते हैं, दूसरा जो आपका बचत बचता है वो चारे में जाता है, तीसरा आप ईंधन में, और फिर इसके औद्योगिक इस्तेमाल भी हैं, स्टार्च बनाने में, जैसे मक्का है, स्टार्च इंडस्ट्री के लिए बहुत उपयोगी है। वहां सबसे मेन आपका मक्का ही मांग की जाती है। आपका और भी चीजें हैं, इंडस्ट्रियल उत्पाद हैं जो कि हमारे जैसे जौ है, इसका अल्कोहल में काम आता है, उसमें भी इस्तेमाल होता है। तो ये काफी औद्योगिक दृष्टि से देखा जाए तो एक विविधीकरण के लिए रास्ता खोलते हैं मोटे अनाज हमारी खेती में। तो इसीलिए किसानों के लिए इनकी खेती महत्वता और अनाज के साथ महत्व रखती है। बिल्कुल डॉक्टर ऋतु, इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पर ले लेते हैं। राजकुमार जी खंडवा मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। राजकुमार जी, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? हेलो हेलो राजकुमार जी, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लग रहा है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है और यहाँ पर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर ऋतु, आप बता रही थी कि किस तरह से जो किसान हैं उनके लिए मोटे अनाजों की खेती बेहद लाभकारी हो सकती है। एक तो कठोर परिस्थितियों में भी इनकी खेती की जा सकती है और इसके कई तरह के उत्पाद भी बनाए जा सकते हैं और इसके इस्तेमाल कई जगहों पर है, तो आमदनी का जो जरिया है किसानों के लिए वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। अब इनके खाद्य प्रसंस्करण पर आते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि जो मोटे अनाज है, लोगों की धारणा है कि खाने में इसके उतना स्वाद नहीं है, तो ऐसे में बताएं कि प्रसंस्करण की महत्ता कितनी है, खासतौर पे बच्चों के लिए आपने बताया कि बहुत ये महत्वपूर्ण है, तो कैसे उनके लिए दिलचस्प बनाया जाए? जी, तो जैसे पहले जैसे मोटे अनाज का हमारे खाने में खिचड़ी, रोटी,
दलिया, इनके रूप में होता था। पर अब जैसे क्योंकि पौष्टिकता की दृष्टि से ये काफी अच्छे हैं और सभी वर्ग के लिए बहुत अच्छे मदद हैं और खासकर बच्चों और महिलाओं के लिए बहुत जरूरी। तो बच्चों में इसका खान पान कैसे मतलब इसका बढ़ाया जाए कि बच्चे इसको पसंद करें, तो कई प्रकार के इसके उत्पाद अब बनने लग गए हैं। मतलब नाश्ते के रूप में, आपका उपमा के रूप में सूजी इनकी बन जाती है और आपका इनका बिस्किट जो कि बच्चे बहुत पसंद करते हैं। बिस्किट भी नहीं, हम जैसे बाजरे का, हमारा ये उत्तरी भारत का जो क्षेत्र है बाजरे का क्षेत्र है, तो यहाँ पे बाजरे का प्रसंस्करण में हमने बाजरे के बिस्किट पे प्रशिक्षण आयोजित किया था। तो एक महिला ने ये उद्योग शुरू किया, तो 15 प्रकार के उन्होंने बिस्किट बनाए, तो उसमें बच्चों के लिए भी बिस्किट बनाए और वो खासकर बच्चों के लिए, बच्चों द्वारा बहुत पसंद किया कि उसमें थोड़ा सा चॉकलेट डाल दिया गया, तो बच्चों को स्वाद में बहुत अच्छा है। तो यही इन मोटे अनाज का ब्रेड, आपका केक, इस तरीके से उत्पाद है। और यही नहीं है, जैसे हमारा नूडल्स वगैरह आते हैं वो भी इनसे बन जाते हैं। पास्ता, जो अगर हम विदेशी खाने पे जाएं तो पास्ता भी बनता है इस मोटे अनाज से। तो इसकी मशीन भी आ गई है और हमारा एक संस्थान है हैदराबाद में इसी का, कदन्य फसलों, इनको मोटे अनाज को हम कदन्य फसलें ही बोलते हैं। तो हैदराबाद में इसका संस्थान है जो इन्हीं सभी फसलों पे काम करता है और उसके प्रसंस्करण पे भी काम करता है। क्योंकि जैसे बात हम कर रहे हैं प्रसंस्करण की, कि खेती में आपको तभी फायदा होगा कि अगर आपने जब उसको कोई नया रूप दे दिया। खाली अनाज को निकाल के बेचने से ज्यादा फायदा नहीं है, आपने अगर अनाज का मूल्य संवर्धन कर दिया, वैल्यू एडिशन कर दिया, तभी आपको फायदा मिलेगा। बाजरा का दाम जैसे देख रहे थे कि 1500 से 2000 के रूप में जाता है कुंटल पर, वही अगर बाजरा बिस्किट जाएंगे तो वो आपको 4 गुना तक ज्यादा चला जाएगा। तो ये मूल्य संवर्धन भी हो जाएगा, एक कुपोषण की जो हमारी समस्या है वो भी कम हो जाएगी और हमारे जो स्वास्थ्य है वो भी, उसमें भी लोगों में सुधार आएगा। बिल्कुल। डॉक्टर ऋतु, माफ कीजिएगा, यहाँ पर आपको रुकना पड़ेगा। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, विक्रम सिन्हा जी इस वक्त दौसा राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रम जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो विक्रम जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो विक्रम जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, लग रहा है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है विक्रम जी से। और हेलो किसान कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बातचीत को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर पूनम श्रीवास्तव मैं आपका रुख करना चाहूंगी और रेशम कीट पालन के बारे में आपसे जानना चाहूंगी। जी, अगर हम लाभकारी कीटों की बात करें तो पहला आता है मधुमक्खी पालन और दूसरा है रेशम कीट पालन। बहुत सारे जितने भी हमारे दक्षिण भारत के राज्य हैं वहाँ सभी लोग, ज्यादातर लोग रेशम कीट पालन करते हैं और सरकार की विभिन्न योजनाएं भी हैं इस बारे में कि किस तरह हम आमदनी को बढ़ावा दें। तो हमारे सेंट्रल सिल्क बोर्ड बैंगलोर में स्थित है, ये हेडक्वार्टर है और उसकी कई सारे रीजनल स्टेशन हैं जो हर स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट में उपस्थित हैं। तो जो भी कोई अगर रेशम कीट पालन करना चाहता है तो अपने निकटवर्ती जो भी हमारा रेशम कीट पालन केंद्र है वहां से संपर्क करके अंडे ले सकता है, अंडे या फिर लार्वा ले सकता है और हर जगह इनको आसानी से पाला जा सकता है। इसमें बहुत ज्यादा खर्चा नहीं होता। मतलब बहुत से लोग तो एक छोटे से कमरे में रेशम कीट पालन कर सकते हैं और ये काम बहुत आसान है और महिलाएं इसे बहुत अच्छे से कर सकती हैं। तो अगर कोई भी किसान अगर चाहता है कि खेती बाड़ी के साथ में हम आमदनी का एक और जरिया रखें तो रेशम कीट पालन एक बहुत अच्छा जरिया हो सकता है, इसको सब अपनाना चाहिए। और इसमें बहुत सारी स्कीमें भी वर्तमान में चल रही हैं। बिल्कुल, इसके बारे में जानेंगे आपसे, लेकिन इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पर ले लेते हैं। नंदस्वरूप मिश्रा जी इस वक्त हमारे साथ बाराबंकी उत्तर प्रदेश से जुड़ गए हैं। नंदस्वरूप जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो नंदस्वरूप जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो नंदस्वरूप जी, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर आगे बढ़ेंगे और डॉक्टर ऋतु, आपसे जानना चाहूंगी कि आपने बताया कि किस तरह से कई तरह के उत्पाद मूल्य संवर्धन करके मोटे अनाजों के बनाए जा सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए या फिर इसको एक व्यवसाय का रूप देने के लिए क्या किसानों को इससे पहले प्रशिक्षण ले लेना चाहिए और इससे उन्हें कितना लाभ होगा? जी बिल्कुल, क्योंकि जैसे मोटा अनाज हम अभी तक पारंपरिक खाने में इस्तेमाल करते थे, पर अगर हमें और जो नए उत्पाद हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं कि बेकरी के जैसे बिस्किट है, ब्रेड है या पास्ता है, नूडल्स है, ये सब बनाना है, तो ये नई चीजें हैं, तो इनकी मशीनें भी हैं, तो इसके लिए बहुत आवश्यक है प्रशिक्षण लेना। और प्रशिक्षण के लिए आपके पास कृषि विश्वविद्यालय हैं या हमारे, जैसे मैंने बताया कि हैदराबाद में संस्थान है, वहाँ
या नजदीकी है तो कृषि विज्ञान केंद्र, आप यहाँ पे संपर्क करके प्रशिक्षण कार्यक्रम ले सकते हैं। या अगर वो वहाँ पे नहीं होता फला कृषि विज्ञान केंद्र में, तो वो आपको संस्थान में भी नॉमिनेट करके भेज सकते हैं ताकि आप प्रशिक्षण ले लें। क्योंकि इसकी मशीनी कैसी है, और सबसे बड़ी आती है कि मोटे अनाज को आप सीधा, जैसे कुछ अनाज जैसे बाजरा है, इसको हम सीधा इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ये आपको पचने में थोड़ा भारी होता है। क्योंकि इसकी जो ऊपरी परत होती है उस पे मतलब कहेंगे कि पोषक तत्व विरोधी एक परत होती है, तो उसको हटाना पड़ता है। तो उसके लिए कई चीजें, छोटी छोटी चीजें, जैसे आप अंकुरण कर लें, उसको भिगो के रख लें, या पॉपिंग यानी कि जैसे पॉपकॉर्न बनते हैं पॉपिंग कर लें, या उसको चपटा करके फ्लेकिंग बोलते हैं वो कर लें, तो उससे वो जो पोषक विरोधी तत्व है वो हट जाते हैं। तो ये कुछ क्रियाएं हैं जो कि करनी पड़ती हैं इस्तेमाल करने से पहले, ऐसे ही मक्का में भी करना पड़ता है। तो ये इन सब चीज़ों के लिए आपको प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता होती है, क्योंकि आप सीधे ही उत्पाद बनाएंगे और कुछ मतलब उत्पाद ठीक नहीं निकले, तो उससे पहले ज़रूरी है कि एक जानकारी ले लें और ताकि फिर उसको उद्यम में आए। बिल्कुल, आपने बताया कि कई तरह की मशीनों का भी उपयोग होता है इसमें, इसके बारे में कुछ और हमें जानकारी दें। जी, जैसे आपका प्रोसेसिंग की, जहाँ प्रसंस्करण की मशीन है, जैसे आपकी इनकी ग्रेडिंग, क्योंकि दाने बहुत छोटे होते हैं इनकी, आप हाथ से नहीं कर सकते, तो इनकी ग्रेडिंग की मशीन आती है जिसमें दानों की छटाई हो जाती है। फिर इनकी मिलिंग, जैसे आटे के रूप में करना है तो वो मशीन आती है। फिर पॉपिंग की मशीन आती है जिसमें ये पॉपकॉर्न की तरह फूल जाते हैं। अच्छा। और फिर एक आपका एक अच्छा हेल्दी कहेंगे स्वस्थ नाश्ता या एक अच्छा एक स्नैक के रूप में उभर के आता है। तो इस तरीके से ये इनकी मशीन भी आ गई है। तो ये, और जो इन मशीनों का इस्तेमाल जो है, और जो हमारी हैदराबाद की संस्था उन्होंने बनाई है मशीनें, तो उनके संपर्क करके ली जा सकती हैं हमारे। और जैसे बताया कि ऋण लेकर हम सारी मशीनें नहीं खरीद सकते, तो इसमें अनुदान की आवश्यकता होती है। तो ये ऋण लेकर इन मशीनों का इस्तेमाल करके, पर यहाँ ये चीज़ तब करें जिस क्षेत्र में जो अनाज आपका मोटा अनाज हो रहा है। जैसे ज्वार का क्षेत्र है तो ज्वार के संबंधित मशीन ही लें, बाजरे का क्षेत्र बाजरा प्रसंस्करण संबंधित मशीन ही ले, मक्का का है तो मक्का प्रसंस्करण संबंधित मशीन ही ले, तभी उसका इस्तेमाल सही से हो पाएगा। बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जाना आपने कि किस तरह से जो मोटे अनाज है उनका आप प्रसंस्करण कर सकते हैं, और इसके लिए बेहतर होगा कि आप पहले प्रशिक्षण ले लें और तमाम जानकारियां हासिल कर लें और उसके बाद इस व्यवसाय की शुरुआत करें। बातचीत का दौर यूं ही जारी रहेगा, लेकिन वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो के साथ। आज इस कार्यक्रम में हम मोटे अनाजों के प्रसंस्करण और इसके साथ ही लाभकारी कीटों के महत्व के बारे में चर्चा कर रहे हैं। विस्तार से हमारी चर्चा यहाँ पर जारी है, लेकिन इस बीच आप भी अपने सवालों के साथ हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। चूंकि फोन इन कार्यक्रम है, आप टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और हमारे विशेषज्ञ मेहमानों से राय ले सकते हैं। और यहाँ पर कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए रुक करना चाहूंगी डॉक्टर पूनम श्रीवास्तव, बताएं हमें रेशम कीट पालन के बारे में आपने हमें जानकारी दी। अगर इसके बारे में किसान कुछ और जानना चाहते हैं या प्रशिक्षण लेना चाहते हैं तो उन्हें कहाँ संपर्क करना चाहिए? देखिए, हर ब्लॉक में, हर डिस्ट्रिक्ट में CRC यानी चौकी रेयरिंग सेंटर, सेंट्रल सिल्क बोर्ड ने अपनी संस्थाएं, अपने केंद्र स्थापित कर रखे हैं। तो आप अपने किसी भी नजदीकी संस्था में जाके संपर्क कर सकते हैं। वो आपको अंडे भी दे देंगे और बच्चे भी दे देंगे और पूरा प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाता है और आप आसानी से उसको शुरुआत कर सकते हैं। कहाँ करना चाहते हैं ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे अगर किसी भी राज्य में करना चाहते हैं तो वहाँ पे कौन सी फसल आप लेंगे। जैसे अगर हम असम की बात करें तो वहाँ का मूगा सिल्क, आपने सुना होगा कि मूगा की सिल्क की साड़ियां, मेखला चादर वगैरह बनती है। तो अगर असम या हमारे जितने भी नॉर्थ ईस्ट यानी झारखंड हुआ, उड़ीसा हुआ, वेस्ट बंगाल हुआ, यहाँ करना चाहते हैं तो इरी सिल्क वॉर्म यानी कि जो कैस्टर पर रहता है और मूगा सिल्क वॉर्म जो सोमन स्वालू, क्योंकि जहां पर भी उसके पेड़ होंगे, होस्ट जिस पर हम पालेंगे कीड़ों को, यानी जो रेशम कीट के कीड़े होंगे उनको पालने वाले पेड़ों का होना भी आवश्यक है। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि हमें कहाँ पे करना है और किस रेशम कीट को करना है। एक्चुअली 2 तरह के रेशम कीट हैं, एक तो होता है जंगली और दूसरा होता है पालतू वाला। बिल्कुल डॉक्टर श्रीवास्तव, माफ कीजिएगा, यहाँ पर आपको रोकना पड़ेगा। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ के हैं, उनका सवाल पहले यहाँ पर ले लेते हैं, फिर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। इस वक्त फिरोजाबाद से करण जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। करण जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो, मैं जानना चाह रहा हूँ मोटे अनाज के बारे में। जी जी, अपना सवाल पूछें। हेलो, मोटे अनाज में कौन सी फसल की है? मोटे अनाज में कौन सी फसल की जाए? अच्छा, कौन सी फसल ली जाए? अच्छा ठीक है, आइए जानते हैं। बिल्कुल डॉक्टर ऋतु। हाँ, मोटे अनाज में आपका ज्वार है, बाजरा है, रागी है, मक्का है, जौ है, कोदो है, समा है, ये आपके सब मोटे अनाज में आती हैं जी। और जैसे फिरोजाबाद पंजाब से, उत्तर प्रदेश से, तो आपके यहाँ पे ये जैसे ज्वार और बाजरा की खेती आप कर सकते हैं, मक्के की भी खेती आपके यहाँ पे हो सकती है। तो आप इसमें प्रसंस्करण की संभावनाएं दे सकते हैं अपने क्षेत्र में। जी जी, बिल्कुल। मक्के की बात की आपने, मक्के में किस तरह से प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन के विकल्प है किसानों के पास, बताएं। जी, जैसे मक्का है, जैसे बात करें अगर इसमें पोषणता की दृष्टि से, तो मक्का आपका जो आता है प्रोटीन से भरपूर होता है जी, ठीक है। और खासकर पीली मक्का की बात करें तो उसमें विटामिन ए काफी मात्रा में होता है, जो कि हमारी आंखों की रोशनी के लिए बहुत जरूरी होता है। तो पोषण के साथ साथ इसमें रेशा बहुत होता है हमारे, जो कि हमारे खाने में जरूरत है। तो अगर इस बात करें इसकी प्रसंस्करण की, तो मक्की का आटा बनता है, पर मक्की के आटे में थोड़ा सा ये दिक्कत की वो थोड़े दिन के लिए ही रह पाता है। पर प्रसंस्करण तकनीक आ गई है, बहुत छोटी सी तकनीक है जिसका इस्तेमाल करके इस आटे की अवधि हम जो है लंबे समय तक, जैसे हम गेहूं का आटा रखते हैं वैसे ही हम इसको रख सकते हैं। फिर इसी आटे से, मक्की के आटे से आप कई प्रकार के उत्पाद बना सकते हैं। जैसे हम रोटी तो हो ही गई, पर आपका इसी मक्की के आटे से सूजी आपका बन जाता है। इसी मक्के से आप दलिया बना सकते हैं। उस दलिया से आप अन्य जो बच्चों के लिए शिशु आहार जो हम कहते हैं वो बना सकते हैं। और इसके अलावा आपका मक्की का कई उत्पाद, लड्डू है आपका, फिर केक है, बिस्किट है, ये सब उत्पाद भी इससे मक्के से आपके बन सकते हैं और बन रहे हैं। अभी सरकार ने ये भी किया है कि कई राज्यों में मिड डे मील जैसे बच्चों के लिए जाता है, तो उनमें भी इन अनाजों का इस्तेमाल करवाना शुरू कर दिया है ताकि बच्चों को पोषण से सुरक्षित रखा जा सके। जी, आइए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं। शशिकांत जी अहमदाबाद गुजरात से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशिकांत जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। शशिकांत जी, कृपया टीवी की आवाज बंद कर दे, फोन लाइन के जरिए हमसे बात करें। हेलो। हाँ मैडम, मेरा सवाल ये है कि मैं अहमदाबाद गुजरात में रहता हूँ। जी, टीवी की आवाज बंद कर दे शशिकांत जी, बताएं। हाँ, तो मैं अहमदाबाद गुजरात से बोल रहा हूँ। जी। हेलो। जी जी।
हाँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि बाजरे का बिस्कुट, तो इसके लिए मशीन कहाँ से लो, प्रशिक्षण कहाँ से लो, और ये जो KVY है उसका कोई अगर .com नंबर, ईमेल वगैरह मिल जाए तो मेरे को आसान रहेगा। जी, आइए जानते हैं। जी डॉक्टर ऋतु, जैसे बाजरे के बिस्किट के लिए आपको जो हमारी बेकिंग सिकाई की मशीन आती है जिनमें हमारे केक वगैरह बनते हैं, वो आपको लेना होगा। मशीन आपके अलग अलग प्रकार की आती है, मतलब कहेंगे क्षमता के आधार पे आती है कि आपने 30 किलो बेक करना है, 40 किलो बेक करना है, 20 किलो बेक करना है, तो उसके आधार पे ये मशीनें आती हैं और ये बिजली से भी चलती हैं, ईंधन से भी चलती हैं। अच्छा। तो आपको अगर ये जैसे बाजरे के मशीन आप कह रहे हैं कि कहाँ से आप ले सकते हैं शायद, है ना? जी जी। तो आपने जैसे प्रशिक्षण सबसे पहले आप इसमें लीजिएगा, किसी भी आप कृषि विश्वविद्यालय या कृषि विज्ञान केंद्र या कोई संस्था ऐसी हो तो वहाँ से आप लें। और आपको खादी विलेज, जो खादी ग्राम उद्योग है, उनका एक योजना है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, उसमें आप इस योजना के तहत आप अप्लाई करें कि आप इस यूनिट को लगाना चाहते हैं। उन मशीनों के आपको नाम लिखने हैं, क्योंकि इसमें आपका सिर्फ मशीन बेकिंग के नहीं, आपको इसमें बिस्किट जो है हमारा आटा गूंद के बनता है तो उसकी गूंदने की मशीन आती है, वो गूंदने के लिए मशीन चाहिए होती है। फिर थोड़ा आपको सामान, टेबल है, कटिंग के लिए आपको चाहिए, कटर चाहिए होते हैं, और आकार देने के लिए अलग नाप वो आते हैं, ये आपको सब लेने पड़ेंगे। फिर पैकिंग आती है। तो ये सारा इकाई लगाने के लिए आपको खादी ग्राम उद्योग से भी ऋण मिल सकता है, पर आप पहले प्रशिक्षण ले लें और उसी प्रशिक्षण में आपको मशीनों की जानकारी और उनके एड्रेस या पता वो वहीं पे आपको पता लग जाएंगे। जी शशिकांत जी, मुझे उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर पूनम श्रीवास्तव का रुख करते हैं। डॉक्टर श्रीवास्तव, आपने हमें बताया कि किस तरह से जो रेशम कीट पालन कर रहे हैं किसान, उन्हें अपने क्षेत्र के अनुसार जो कीट पालन है वो करना चाहिए। इसके अलावा कीट पालन के दौरान उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि नुकसान न उठाना पड़े? देखिए, सबसे पहले तो बात अगर हम करेंगे तो कौन सी वैरायटी और कौन सी ब्रीड, अगर हम रेशम कीट पालन की बात करें तो आपने ली कहाँ से है और आपके जगह के अनुकूल होनी चाहिए। दूसरा, लेते समय हमें ध्यान रखना है कि जो भी स्ट्रेन या वैरायटी हम ले रहे हैं, जिस भी प्रजाति का ले रहे हैं, उसमें बीमारियों से लड़ने की क्षमता होनी चाहिए। क्योंकि सेरीकल्चर यानी कि सिल्क वॉर्म रेयरिंग यानी रेशम कीट पालन में जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो बीमारी की, और वो होती है कि हम साफ सफाई का अच्छे से ख्याल नहीं रखते हैं। तो उसमें कई बार बैक्टीरिया, वायरस की बीमारी आ जाती है। तो जब भी CRC, जो भी हमारे चौकी रेयरिंग सेंटर्स होते हैं, हम उनसे बच्चे लेते हैं और उनको लेकर आकर हम उन्हें पालना शुरू करते हैं। फीडिंग ट्रेज होती हैं, उसमें हम मलबरी यानी शहतूत की पत्तियों को देते हैं उन्हें खाने के लिए। तो उनके अकॉर्डिंगली हमें चलना पड़ता है। और एक बार में, अगर एक दिन में जब हम रेशम कीट पालन करते हैं तो जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है उसके खाने की रिक्वायरमेंट भी उसी के अनुसार बढ़ती है। तो एक दिन में हमें लगभग 3 से 4 बार खाना उनको देना पड़ता है। तो जब हम पत्तियां खिला रहे होते हैं, तो जैसे अगर नया बच्चा है तो उनको जो ऊपर की पत्तियां होती हैं, कोमल पत्तियां होती हैं, वो खिलानी होती हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है तो उसको हम बड़ी पत्तियां देते हैं जो कि मैच्योर लीव्स होती हैं। पर हर बार इस बात का ख्याल रखना होता है, क्योंकि हम फीडिंग ट्रेस में जो खाने वाली प्लेट्स होती हैं उसमें हम बच्चा और खाना दोनों रख रहे होते हैं और उनका एक्सक्रीटा भी, मल भी उसी में होता है। तो हमें साफ सफाई का समुचित प्रबंधन करना होता है। और जब रेशम कीट का बड़ा बच्चा हो जाता है, यानी सूढ़ी बड़ी हो जाती है और वो कोया यानी कि जो कुकून होता है सिल्क का, रेशम का बनाना शुरू करती है, तो उसको हम अलग लेकर जो माउंटेज होते हैं, जिसे वुडन में अगर कहें लकड़ी के बने तो चंद्रिका जिसे कहते हैं, उसके अनुसार हम उस बच्चे को वहां शिफ्ट करते हैं ताकि वो गोल गोल घूमकर, ईंट के आकार का घूमकर रेशम बनाना शुरू करता है। रेशम कहाँ से आता है? जो लार्वा होता है उसके मुंह में एक तरह की ग्रंथियां होती हैं जिसे हम सिल्क ग्लैंड कहते हैं। वो सिल्क अपने मुंह से निकालकर अपने पूरे शरीर के चारों तरफ लपेटना शुरू करता है और एक तरह से फाइनली कुकून बन जाता है। अब उस कुकून को हम मार्केट में लेके आते हैं। अगर आपने अच्छा खाना खिलाया है रेशम कीट को तो अच्छा कुकून बनेगा। और 2 तरह के कुकून होते हैं, या तो यूनिवोल्टीन, बाइवोल्टीन और मल्टीवोल्टीन। तो मार्केट में उसके जो कुकून का मार्केट लगता है, पूरी मंडियां लगती हैं, और अगर अच्छा कुकून है तो अच्छी मार्केट की प्राइस आपको मिलेगी। बिल्कुल। डॉक्टर श्रीवास्तव, दोबारा आपका रुख करेंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ ले लेते हैं। प्रसून भारद्वाज जी इस वक्त फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कार्यक्रम में। प्रसून जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। नमस्ते मैम। जी नमस्कार।
मैम मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कि हम बाजरे की जो खेती करते हैं जी, 2 बार फिलहाल में जो ट्रेंड चल गया है, और एक तो गर्मियों में, एक बरसात में। जी, तो इसकी फसल कब ली जाए ये जानना चाहते हैं? हाँ, मतलब अच्छी पैदावार के लिए कौन सी वो ली जाए इसमें, गर्मियों वाली, बरसात वाली? ठीक है। इसकी फसल के जैसे बाजरे की बात करें तो बरसात के समय, इस समय ये बिजाई का समय बहुत उपयुक्त है आपका बाजरे के लिए। इस हफ्ते तक भी अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, और इसकी क्योंकि अक्टूबर तक आप इसकी कटाई कर लेंगे तो इसमें उपज आपकी ज़्यादा अच्छी होगी। पर आपने ये ध्यान रखना है कि जैसे आपका अलीगढ़ क्षेत्र है तो वहाँ के लिए जो किस्म है बाजरा की वो ही आप लगाएं। वैसे आप बाजरा की ऐसी किस्में भी आ गई जिसको हम बायो फोर्टिफाइड किस्में कहते हैं, तो वो भी काफी आ रही। बायो फोर्टिफाइड का मतलब इनमें कुछ ऐसे पोषक तत्व और डाल दिए गए हैं जिनकी इससे गुणवत्ता और बढ़ जाए। तो ऐसे ही कई किस्में आ रही हैं, बाजरा में भी ऐसी कई किस्में आई हैं, तो आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ये आपके क्षेत्र में, मुझे लगता है कि अलीगढ़ क्षेत्र में आप ये लगा सकते हैं। बायो फोर्टिफाइड किस्म है 1200 AHB 1200 FE। आप ये महाराष्ट्र की निकली हुई किस्म है, विश्वविद्यालय की, कृषि विद्यापीठ की, तो वहाँ आप ये किस्म भी ले सकते हैं, लगा सकते हैं। जी बिल्कुल प्रसून जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगले कॉलर सुमेर सिंह जी मध्य प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमेर जी स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं? सुमेर जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी मैम। जी अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। मैम मुझे मधुमक्खी पालन करना है तो मैं कहाँ से प्रशिक्षण लूं? जी आइए जानते हैं। डॉक्टर पूनम श्रीवास्तव बताएं। कहाँ से बोल रहे हैं? बोल रहे हैं मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश। जी मध्य प्रदेश में आप अपने मध्य प्रदेश में कहाँ, ग्वालियर के पास है? शाहजहांपुर। तो आपने अपने निकटवर्ती किसी भी खादी ग्राम उद्योग से संपर्क करेगा, या कोई कृषि विश्वविद्यालय या केवीके की कोई संस्थाएं अगर आपके निकट है तो आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं, मिल सकते हैं, और अपनी एक एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र डाल सकते हैं कि मुझे मधुमक्खी पालन करना है। तो आप वहां जाके आराम से प्रशिक्षण ले सकते हैं। प्रशिक्षण का आपको फायदा भी मिलेगा क्योंकि सरकार की कई सारी स्कीम इस समय चल रही है, और आपको सब्सिडी भी मिलेगी इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए, मधुमक्खी पालन को पूरी तरह करने के लिए, सामान खरीदने के लिए। तो आप कर सकते हैं। और अगर आप पंतनगर विश्वविद्यालय तक आ सकते हैं तो आपका स्वागत है, आप हमारे यहाँ से भी प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। बस आपको एक छोटी सी एप्लीकेशन हमें मेल करनी होगी। बिल्कुल। तो सुमेर सिंह जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया है और कहाँ से आप प्रशिक्षण ले सकते हैं। उम्मीद है कि आप प्रशिक्षण लेकर सफल मधुमक्खी पालक बन सकेंगे। इसी के साथ यहाँ पर कार्यक्रम हेलो किसान में वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं
कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान में। आइए आगे बढ़ते हैं और हमारे अगले कॉलर का सवाल यहां पर शामिल करते हैं। इस वक्त सिवनी मध्य प्रदेश से सीताराम जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सीताराम जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। मैं जानना चाहता हूं कि मक्के की खेती किस तरह से करते हैं। जी ठीक है, आइए जानते हैं इसकी खेती के बारे में, साथ ही किस तरह के उत्पाद आप प्रसंस्करण कर बना सकते हैं। जी डॉक्टर ऋतु। मक्के की खेती आप 2 बार कर सकते हैं। एक अभी फसल आ गई और फिर एक सर्दियों में भी आप कर सकते हैं। 2 समय में ले सकते हैं। जैसे मध्य प्रदेश से हैं तो आप 2 बार कर सकते हैं। और मक्का जैसे आपका इस क्षेत्र के आधार पे ही आप किस्म लेंगे। एक मक्का में हमारे वैज्ञानिकों ने ये भी इजाद किया क्वालिटी प्रोटीन मक्का, यानी कि जो प्रोटीन की जो गुणवत्ता है उस मक्के में बहुत अच्छी है, जो क्योंकि हमें प्रोटीन सभी खाद्यों में मिल जाता है, पर अच्छा क्वालिटी का गुणवत्ता वाला प्रोटीन है वो हमें इस क्वालिटी प्रोटीन मक्का के किस्म मिल जाता है। तो वहाँ उस क्षेत्र के लिए भी इसके किस्में होंगे, उनको लगाएंगे तो और आपको फायदा होगा। इसी में आपका प्रसंस्करण से अगर आप जुड़ जाएंगे मक्के के प्रसंस्करण से, तो आपको कहेंगे डबल, यानी कि दुगना आपको हो सकता है। तो आप उसी के प्रसंस्करण में भी आ सकते हैं। कई उत्पाद जैसे हमने पहले ही बताए, तो बेकरी के अगर उद्योग में जाते हैं तो आपको ब्रेड, बिस्किट, केक वगैरह लेके जा सकते हैं। अगर आप नाश्ते वाले में जाते हैं तो आप बड़ियां भी हैं आपके हैं, नमकीन वाले स्नैक्स हैं, मिक्सचर हैं, चिड़वा भी इसका बनता है मक्की का, मतलब चपटा जैसे कॉर्नफ्लेक्स जैसे आते हैं वही आपका है। और चिड़वा आपका कच्ची मक्का को मशीन से प्रेस कर दिया जाता है और हल्का भून लिया जाता है, तो एक चिड़वा का स्नैक, एक नमकीन स्नैक बन सकता है। मतलब अगर आप से कई तरह के जो उत्पाद है वो किसान बना सकते हैं। मूल्य संवर्धन की जो संभावनाएं हैं इसमें बहुत ज्यादा है। आइए आगे बढ़ते हैं और बातचीत को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर पूनम श्रीवास्तव मैं आपसे जानना चाहूंगी कि लाभकारी कीटों में एक अहम कीट लाख कीट भी है, इसके बारे में हमें कुछ जानकारियां दें। जी बिल्कुल, लाख हमने बात की थी मधुमक्खी की क्योंकि शहद मिलता है, रेशम की क्योंकि रेशम के कपड़े हम सिल्क की साड़ियां पहनते हैं। बिल्कुल। और आपने कई बार देखा हो कि पंजाबी में चूड़ा और बंगाली लोग एक स्पेशली कड़ा पहनते हैं, तो लाख वो लाख का बना होता है। और हमारी जितनी भी गोल्ड की ज्वेलरी होती है, ज्वेलरी, उसमें लाख का प्रयोग किया जाता है। तो लाख जो है वो कहाँ से मिलता है? वो एक कीड़े से मिलता है। एक ऐसा कीड़ा जो पेड़ के ऊपर रहता है और अपने ऊपर एक कवर बना के चलता है। उस कवर, वो जो कवर होता है, उस कवर को हम, जो ट्विक्स होती है, हम छीलते हैं, फिर उसे पीसते हैं और छान के हम लाख बनाते हैं। और लाख के कीड़े जंगलों में बहुत सारे पेड़ों पर रहते हैं। और लाख के लिए एक विशेष संस्थान है हमारा रेजिन का, जो कि झारखंड रांची में उपस्थित है, नमकुन नामक जगह पर। तो जो लोग लाख में करते हैं, जो लोग रूरल हैं, जो ग्रामीण हैं, जंगलों के आसपास रहते हैं, वो ऐसी शाखाओं को कलेक्ट कर सकते हैं जिन पे कि लाख कीड़ा रहता है और उसे आसानी से प्रोसेस करके हम लाख को बेच सकते हैं। कई तरह के लाख बिकता है मार्केट में, जैसे कच्चा लाख हुआ, प्रोसेस लाख हुआ, और उसकी आसान प्रक्रिया है और इसको भी एक रोजगार का बहुत ही उत्तम साधन अपनाया जा सकता है। बिल्कुल। डॉक्टर पूनम श्रीवास्तव आप लगातार हमारे साथ जुड़ी रही और लाभकारी कीटों के बारे में आपने बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां हमें दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी आइए अब हेलो किसान कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर ऋतु अब चलते चलते आपसे जानना चाहेंगे कि 2023 में ही अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मोटे अनाज का मनाने जा रहे हैं और भारत के ऊपर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है इसकी अगुवाई करने की, तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी ये बहुत अच्छा हमारी सरकार ने पहल लिया कि हम पहले तो हमने 2018 में देश का बताइए मिलेट का साल मनाया था, पर 2023 में हमारी सरकार ने विश्व में इसको प्रचार करने के लिए, ताकि इसकी मांग जैसे लोगों में बढ़े, जानकारी मिले कि हाँ इसका इस्तेमाल जो हमारे पोषण के लिए बहुत जरूरी है। सिर्फ यही नहीं कि कुपोषण के लिए, हमारे अच्छे बच्चे, हमारे शहरीकरण की वजह से हमारी कई बीमारियां, आपकी कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ने की क्षमता है इन मोटे अनाजों में। कैंसर, आपका हृदय के संबंधित रोगियों में,
आजकल आप देख रहे हो कि दिमागी जो मेंटल डिप्रेशन की बात कर रहे हैं उसको भी कम करने की क्षमता है इन अनाजों में। इसलिए इस पे जोर देने के लिए हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है 2023 को, और ये बहुत अच्छी पहल है। और इससे लगता है कि हमारे देश में लोग विश्व में जानेंगे कि मोटे अनाज की खेती करने वाला देश क्या क्या मतलब कर सकता है इस क्षेत्र में। जी डॉक्टर ऋतु, आपने लगातार हमें मोटे अनाजों के बारे में बहुत ही अहम जानकारियां दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज विस्तार से आपने जाना कि किस तरह से जो मोटे अनाज है वो पोषण की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है और इसमें प्रसंस्करण की बहुत सारी संभावनाएं मौजूद है। साथ ही लाभकारी कीट किस तरह से आपकी आमदनी को भी बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में भी आपने जाना। आइए आगे बढ़ते हैं और कल के विषय के बारे में आपको बताते हैं। हेलो किसान कार्यक्रम में कल जिन विषयों पर चर्चा होगी वो है दुधारू पशुओं का रख रखाव और शुकर पालन। तो कल इन विषयों पर विस्तार से चर्चा होगी। इस बीच आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। अगर आप चाहें तो फेसबुक के माध्यम से भी हमसे जुड़े रह सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज पर जाने के लिए हिंदी में टाइप करें हेलो किसान और इसके साथ ही फेसबुक पेज खुल जाएगा जिस पर आप अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। दूरदर्शन किसान के कॉल सेंटर नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच कॉल करके आप अपने सवाल यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा हेलो किसान कार्यक्रम को आप दूरदर्शन किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। इसी के साथ हेलो किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।